नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले एक नजर डालेंगे 10 बजे की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा सीधा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन। महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल की स्मृति में सिक्का करेंगे जारी। साथ ही आदि तिरुवथई महोत्सव में लेंगे हिस्सा। बिहार में बनेगा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग। सीएम नीतीश कुमार ने की बड़ी घोषणा। सफाई कार्यों से जुड़े वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है उद्देश्य। अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। हवाई जहाज के पिछले हिस्से में लगी आग। 173 यात्री समेत 6 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। और फीडे महिला शतरंज विश्व कप फाइनल का दूसरा चरण आज। पहले दिन ड्रॉ रहा। भारतीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच खिताबी भिड़ंत। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी होगी, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर लोगों से इससे जुड़ने की अपील भी की है। तो आज सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब मन की बात का प्रसारण किया जाएगा। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम का दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क, समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर सीधा प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों के विचार और सुझाव को भी साझा करते हैं। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, बल्कि स्थानीय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर हो रही कोशिशों का भी जिक्र होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तमिलनाडु के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज तिरुचिरापल्ली जिले के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर जाएंगे, जहां वो आदि तिरुवथई महोत्सव में हिस्सा लेंगे। महोत्सव तमिलनाडु स्थित गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में हो रहा है। इस महोत्सव में समृद्ध तमिल शिव भक्ति परंपरा की शानदार झलक है। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। रविवार 27 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के गंगईकोंड चोलपुरम में होंगे, तो दुनिया भारत के वैभवशाली इतिहास और सांस्कृतिक वैभव की एक झलक देखेगी कि कैसे आज से 1000 साल पहले दक्षिण भारत के महान चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता राजराज के पद चिन्हों पर चलते हुए गंगईकोंड चोलपुरम में भव्य बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया और कैसे चोल साम्राज्य का दक्षिण पूर्व एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा तक विस्तार किया। तमिलनाडु के अरियालूर जिले के गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर परिसर में 23 से 27 जुलाई तक राजेंद्र चोल के जन्म दिवस महोत्सव के साथ ही गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर के निर्माण का आरंभ और राजेंद्र प्रथम के सफल दक्षिण एशिया सैन्य अभियान के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। I am very happy because he is coming to this place. It's such a historic place. He is coming and it's very delightful for me. So I am very happy. It's very honor to privilege to Tamil people. Those are like the Narendra Modi because of every time he is considered Tamil peoples regarding the world to represent our culture and heritage. We are very eagerly welcome to Narendra Modi to Tamil Nadu. फेस्टिवल के लिए पीएम आने के वो सभी लोग यहाँ से गांव लोग को बहुत बहुत खुशी है। गंगईकोंड चोलपुरम का आदि थिरुवाथिरे महोत्सव राजेंद्र प्रथम का जन्मोत्सव भी है और साथ ही साथ ये कार्यक्रम दक्षिण भारत की कला, संस्कृति, मंदिर निर्माण और दर्शन में अमूल्य योगदान का स्मरण भी है।
आदिकाल से दक्षिण भारत के मंदिर कला संस्कृति संगीत साधना के केंद्र भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर परिसर में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी साक्षी बनेंगे। राजेंद्र चोल प्रथम भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में से एक थे, जिनके नेतृत्व में चोल साम्राज्य ने उत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया। तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर विश्व धरोहर स्थल है और चोलकालीन दक्षिण भारत मंदिर निर्माण, विलक्षण मूर्तियों और प्राचीन शिलालेखों के लिए विश्व भर में जाना जाता है। राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण एशिया अभियान के 1000 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित ये कार्यक्रम भारत के गौरवशाली अतीत, साथ ही धर्म, कला और संस्कृति के संवर्धन के साथ साथ एक सफल सैन्य अभियान की गाथा भी है, जिसका विस्तार 1000 साल पहले कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों में हुआ। गंगईकोंड चोलपुरम इस बात का प्रमाण है कि 1000 साल पहले किस तरीके से राजेंद्र प्रथम ने समूचे दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक बंदरगाहों पर कब्जा करके न केवल व्यापार को अधिग्रहित किया, बल्कि यहां से सांस्कृतिक धार्मिक प्रचार प्रसार को भी सुनिश्चित किया। गंगईकोंड चोलपुरम को राजधानी बनाना और गंगा प्राप्ति के बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण करना और इस बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करना, ये बताता है कि किस तरीके से सफलतम सैन्य अभियान चलाने वाले हमारे शासक भी अपने हृदय में भगवान शिव के सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप को रखते थे। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गंगईकोंड चोलपुरम, तमिलनाडु। और वहीं आपको बता दें कि आखिर कैसे दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य अपना प्रभाव और प्रभुत्व दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों तक रखता था, बता रहे हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र। आपको दिखाते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के गंगईकोंड चोलपुरम में होंगे। ये दिन विशिष्ट इसलिए भी है क्योंकि 1025 ईस्वी में, आज से 1000 साल पहले, गंगईकोंड चोलपुरम को राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी के रूप में बनाया। चोल साम्राज्य का जो विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया तक रहा, उसमें राजेंद्र चोल के गंगईकोंड अभियान का भी विशेष महत्व है। आदि थिरुवाथुरई, जो कि राजेंद्र चोल के जन्मदिन का दिन माना जाता है, और साथ ही साथ गंगईकोंड चोलपुरम के 1000 वर्ष पूरे होने के और गंगईकोंड चोलपुरम अभियान के भी 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम के आयोजन में प्रधानमंत्री यहां शामिल होंगे। चोल साम्राज्य का विस्तार और प्रभाव कितना ज्यादा था, ये नक्शा अपने आप ये बताता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र चोल साम्राज्य का है और आगे चोल साम्राज्य के प्रभाव के ये क्षेत्र हैं। 1025 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने श्रीविजय साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ा नौसैनिक अभियान उन्होंने शुरू किया, गंगईकोंड, और उन्होंने न केवल कलिंग, उड़ीसा, बंगाल, इन क्षेत्रों पर आधिपत्य जमाया, बल्कि पूर्वी वर्तमान इंडोनेशिया और दक्षिण मलेशिया के एक बड़े हिस्से पर उन्होंने पूरा का पूरा कब्जा बनाया। तकरीबन 13 बंदरगाह, वर्तमान थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया के इन 13 बंदरगाहों पर पूरी तरीके से आधिपत्य स्थापित करके राजेंद्र प्रथम ने न केवल चोल के प्रभुत्व को पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैलाया, बल्कि 1025 में किए गए इस दक्षिण पूर्व एशिया के महान नौसैनिक अभियान को उन्होंने पूरे तरीके से कमेमोरेट करने के लिए, इसको पूरी तरीके से स्थापित करने के लिए 1025 में ही गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की, जो कि उनकी नई राजधानी थी, और गंगईकोंड की उन्होंने उपाधि हासिल की। प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे, जहां पर वो शैव सिद्धांत, जो कि दक्षिण भारत में शैव सिद्धांतों की जो धरती मानी जाती है, शैव संप्रदाय के अभ्युदय की जो धरती मानी जाती है, जिसमें नायनार संतों के विशिष्ट 63 संतों की विशेष उल्लेख होता है, उससे संबंधित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। प्रदर्शनी का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय और शैव सिद्धांतों के उद्भव और विकास को बताता है, जिसमें यहाँ पर 63 जो महान नायनमार संत हुए, उनके जीवन चरित्र को पूरी तरीके से विस्तारित तरीके से बताया गया है। नायनार, अम्मयार और थिरुमूलर, जो अलग अलग यहाँ पर संप्रदाय थे, शैव संप्रदाय के जो महान ऋषि थे, और साथ ही साथ वीणाधर दक्षिणामूर्ति भगवान शिव के अनेक रूपों को भी, अनेक स्वरूपों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो निश्चित तौर से पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे शिव और शक्ति के सम्मिलन से सनातन संस्कृति ने अपने उद्भव और विस्तार को दक्षिण भारत से लेकर दक्षिण एशिया के अनेक देशों तक किया।
कैमरा पर्सन विनोद कश्यप के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गंगैकोंड चोलपुरम, तमिलनाडु। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक है। आप बने रहिए हमारे साथ। दम आलू कैसे बनाए? और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है। सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुख करेंगे खबरों का, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारियों के हित में आज बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला या ट्रांसजेंडर होंगे। ये आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जताते हुए एक्स पर कहा कि बिहार में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया गया है। यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा और सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने हेतु समुचित कार्रवाई करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छात्रों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों और बच्चों से संबंधित सभी सुविधाओं की राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता के अनुरूप अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट कराई जाए। इसके अलावा आपात स्थितियों से निपटने के लिए स्टाफ और छात्रों को प्रशिक्षण देने तथा मानसिक व भावनात्मक समर्थन के लिए काउंसलिंग व सहपाठी सहायता तंत्र को सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई है। बच्चों और युवाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी स्कूलों और सार्वजनिक सुविधाओं का राष्ट्रीय सुरक्षा संहिताओं और आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा ऑडिट किया जाना चाहिए। अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकास और विद्युत तारों के साथ साथ संरचनात्मक अखंडता का गहन मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सभी स्कूलों और बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली सार्वजनिक सुविधाओं की संरचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा, आपात निकास और विद्युत प्रणाली की जांच के लिए सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया गया है। छात्रों और स्टाफ को आपात स्थितियों से निपटने हेतु प्रशिक्षण देना आवश्यक है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, NDMA, दमकल विभाग, पुलिस और चिकित्सा एजेंसियों से सहयोग लेकर मॉक ड्रिल्स आयोजित की जाएं। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श सेवाओं, सहकर्मी सहायता प्रणालियों और सामुदायिक सहभागिता पहलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसी भी खतरनाक स्थिति या संभावित दुर्घटना की जानकारी 24 घंटे के भीतर संबंधित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की प्राधिकरण को देना अनिवार्य होगा। इसमें लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों, सामुदायिक नेताओं और स्थानीय संस्थानों को प्रोत्साहित किया गया है कि वो भी असुरक्षित स्थितियों की रिपोर्ट करें। संसदीय लोकतंत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और इस साल वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि मेहताब, PP चौधरी, दिलीप सेकिया, CN अन्नादुरई, विद्युत वरण महतो और रवि किशन सहित 17 सांसदों को ये सम्मान दिया गया। संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से दिए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए सांसदों का चयन संसद में उपस्थिति, प्रश्न पूछने, बहस में भागीदारी और निजी विधेयकों की प्रस्तुति जैसे ठोस मापदंडों के आधार पर किया जाता है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में सभी सांसदों ने सम्मान मिलने पर अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। साथ ही सांसदों का कहना है कि ये पुरस्कार उन सभी के लिए न केवल एक प्रेरणा है बल्कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारियों की पुष्टि भी है। संसद है संवाद के लिए, चर्चा के लिए, संसदीय परंपराओं और नियमों के लिए। जब सांसद को जनता कई उम्मीदों के साथ चुनती है और संसद भवन में भेजती है
और सांसद से उम्मीद करती है कि जनता से जुड़े मुद्दे और खासकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए उनका सांसद उनके मुद्दों को आवाज दे और सरकार से समाधान लाए। और आज एक वो बड़ा दिन जब ऐसे ही चुने हुए सांसदों को सांसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं प्राइम पॉइंट फाउंडेशन का धन्यवाद व्यक्त करूंगी, ई मैगजीन का धन्यवाद, प्रेजेंस का धन्यवाद व्यक्त करूंगी जिन्होंने हमें ये पुरस्कार दिया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी जनता, मुंबई की जनता का धन्यवाद दूंगी जिनके वजह से मैं संसद तक पहुंची। ये एक सम्मान नहीं है, ये और अधिक अच्छा काम करने का एक दायित्व बोध है और इस दायित्व बोध के अनुसार पब्लिक का ज़्यादा हम काम कर सकें, संसदीय परंपराओं को हम अक्षुण्ण रखते हुए बहुत सारी जन समस्याओं को हम उठा सकें। प्रश्न का लो, शून्य का लो, लगातार आप बोलते हैं और एक बड़ा मैसेज कि जनता ने जिस वजह से चुना है वो काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी जो हमको सिखाएं पार्लियामेंट की बारीकियों को, आज उसका नतीजा है। गोरखपुर को ये भेंट है मेरे तरफ से। संसद रत्न अवार्ड्स, नाउ इट हैज बिकम प्रेस्टिजियस अवार्ड इन इंडियन recognition to the parliamentarians, and they are doing it absolutely on the basis of the performance in parliament. जिस तरह से संसद में आप लगातार संसदीय परंपराओं के अनुसार बोलते रहते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को आवाज़ देते हैं और एक सम्मान जो है कहने का प्रोत्साहन देता है, सर क्या कहेंगे? बहुत बहुत खुश हूँ जो लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास को आज मैं पात्र हुआ। ऐसे ही पुरस्कार मुझे मिला है। पिछले 8-10 बरस में मुझे 7-8 पुरस्कार मिले, इसमें और एक प्रतिष्ठापूर्वक पुरस्कार आज मिला, उसके लिए बहुत आनंद व्यक्त करता हूँ। हम भी काम करते हैं, अच्छी तरह का काम करते, इसका सर्टिफिकेट जो आज हमें मिला है और इन सभी सांसदों में हमें जो चुना है, हमारा जो यहाँ मुझे ये जो पुरस्कार दिया है, बहुत आनंद हुआ है। संसद में लगातार आप जनता के मुद्दों को आवाज़ देते रहते हैं, संसदीय परंपराओं के अनुसार काम करते रहे, जिसके तहत आपको आदर्श सांसद रत्न अवार्ड मिला। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन जो कि हमारे जिसको कह सकते हैं ब्रेन चाइल्ड और जिसको कह सकते हैं विजन जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का है, उन्होंने के श्रीनिवासन और उनकी पूरी टीम को इसके लिए एनकरेज किया और ये इनका 15th एडिशन है। सांसद रत्न अवार्ड है, वो कितना बड़ा एक प्रोत्साहन होता है उन सांसदों के लिए जो अच्छा काम करते हैं और आगे करने की बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है और क्षेत्र के लोग इसमें काफ़ी खुश रहते हैं, क्योंकि देखिए जो भी संसद रत्न महारत्न हमें मिली है, मैं आपके माध्यम से पूरा जनता जनार्दन मालिक है, मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। जब आपके कार्यों की सराहना करते हो, आपको आदर्श सांसद रत्न अवार्ड मिला, सर कैसे महसूस करते? मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने को, इस बड़े रिकॉग्निशन जो हमको मिला है। नॉर्थ ईस्ट से पहला सांसद हूँ मैं जो इस लास्ट 15 ईयर जर्नी में प्राइम फाउंडेशन ने इस अवार्ड के लिए हम जैसे सांसदों को चुना है। एक तो मैं और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ आने वाला समय में जनता के लिए काम करने का एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने का इसे एक महसूस मेरा हुआ है। जनता बहुत आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ आपको संसद भवन में भेजती है और वो उम्मीद करती है कि आप जनता से जुड़े हुए सवालों को उठाएं और जो समाधान जनता को चाहिए वो उनको मिले, और उसके बाद जब आप उस कार्य को संपादित करते हैं तो देश में आपके सम्मान के तहत एक आदर्श सांसद के तौर पर चुना जाता है। कैमरामैन सौरभ के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस है। हर साल 27 जुलाई को सीआरपीएफ के देश के प्रति समर्पण और योगदान को सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर शुभकामनाएं भी दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सीआरपीएफ के सभी कर्मियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। इस बल ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था में विशेष रूप से आंतरिक सुरक्षा से जुड़े चुनौतीपूर्ण पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीआरपीएफ के जवानों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य, साहस और दृढ़ प्रतिबद्धता से अपनी पहचान बनाई। मानवीय चुनौतियों पर विजय पाने में भी उनका योगदान सराहनीय है। तो आजादी से पहले 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में पुलिस बल की स्थापना हुई थी, जिसे आजादी के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ नाम मिला। इस बार सीआरपीएफ अपना 87वां स्थापना दिवस का जश्न मना रहा है। आपको दिखाते हैं सीआरपीएफ पर हमारी
ये खास रिपोर्ट। सत्ताईस जुलाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के देश के प्रति समर्पण भाव और योगदान को याद करने का दिन है। आजादी से कई वर्ष पहले 27 जुलाई को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में पुलिस बल की स्थापना हुई थी, जिसे आजादी के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ नाम मिला। इस बार सीआरपीएफ अपना 87वां स्थापना दिवस का जश्न मना रहा है। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा है, जो कर्तव्य के प्रति बल की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का एक प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है, जिसे आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। रियासतों के भीतर बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल और अशांति से निपटने के लिए 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में शुरू में स्थापित सीआरपीएफ देश के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। सीआरपीएफ भारत का एकमात्र अर्धसैनिक बल है जिसमें 6 महिला बटालियन हैं। पहली महिला बटालियन 88M बटालियन 1986 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा विंग बड़ी हस्तियों की सुरक्षा करने में माहिर है। इसमें केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनेता, सरकारी अधिकारी, आध्यात्मिक नेता, व्यवसायी और अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। यह विशिष्ट इकाई अपने मातहत सुरक्षा पा रही हस्तियों की सुरक्षा को उच्चतम स्तर की देखभाल, सटीकता और पेशेवर तरीके से सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है, जो सीआरपीएफ की अपने कर्तव्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन कोबरा सीआरपीएफ की एक विशेष इकाई है, जिसे गोरिल्ला और जंग युद्ध संचालन के लिए बनाया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य माओवादी विद्रोह से निपटना है। वहीं रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ की एक विशेष इकाई है, जिसे दंगों और सार्वजनिक अशांति से निपटने के लिए अक्टूबर 1992 में स्थापित किया गया था। अपनी त्वरित प्रतिक्रिया के लिए जानी जाने वाली आरएएफ को संकट की स्थितियों में तेजी से तैनात किया जाता है। आरएएफ संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के लिए पुरुष और महिला दोनों टुकड़ियों को प्रशिक्षित करता है। सीआरपीएफ को राज्यों की सहायता के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने, उग्रवाद विरोधी अभियान और नक्सल विरोधी अभियान जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण काम सौंपे गए हैं। इसका विस्तृत अधिदेश राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और साथ ही आज देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि भी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे प्रिय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि। उन्हें एक प्रेरक, दूरदर्शी, उत्कृष्ट वैज्ञानिक, मार्गदर्शक और एक महान देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण अनुकरणीय था। उनके विचार भारत के युवाओं को एक विकसित और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने साझेदारों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। इसी क्रम में भारत ने फिजी और सोमालिया को सहायता खेप भेजी है। भारत ने फिजी को कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 5 मीट्रिक टन काले लोबिया के बीज भेजे हैं। बीजों की पहली खेप शनिवार को दिल्ली से फिजी के लिए रवाना हुई। इसके साथ ही सोमालिया को भी भारत ने मानवीय सहायता खेप भेजी है। इस खेप में आवश्यक वस्तुएं, सर्जिकल वस्तुएं, अस्पताल की आवश्यक वस्तुएं और जैव चिकित्सा उपकरणों सहित कई महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्तियां शामिल हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों की। अमेरिका के जेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मियामी के लिए उड़ान भरने जा रही अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट के पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई। विमान में 173 यात्री समेत 6 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिन्हें समय रहते ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसका एक वीडियो भी नजर सामने आया है और को देखने के बाद में आप देख सकते हैं कि यात्री घबराकर स्लाइड से फिसलते हुए बाहर निकल रहे हैं। अमेरिकन एयरलाइंस ने कहा है कि एक व्यक्ति को हल्की चोट लगने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
थाईलैंड और कंबोडिया संघर्ष विराम वार्ता पर सहमत हो गए हैं। कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश थाईलैंड के साथ सीमा विवाद रोकने के लिए संघर्ष विराम पर चर्चा करने को तैयार है। कंबोडिया के पीएम ने कहा कि उनके विदेश मंत्री थाईलैंड के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात करेंगे। तो वहीं थाईलैंड ने कहा कि वो द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है। और अब बात खेल से जुड़ी खबरों की। फिटे महिला शतरंज विश्व कप फाइनल के पहले चरण का मुकाबला दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच शनिवार को खेला गया। भारत की दोनों खिलाड़ी दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच हुआ पहला गेम कड़े मुकाबले पर ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दोनों खिलाड़ियों को आधा आधा अंक मिला। दूसरा गेम आज होगा। फाइनल के पहले चरण के इस मुकाबले में भारत की दो खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख एक दूसरे के आमने सामने हैं। कोनेरू हम्पी बेहतरीन महिला शतरंज खिलाड़ियों में से एक है। महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप की उपविजेता और 2 बार की महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन भी हैं। तो वहीं दिव्या देशमुख की बात करें तो दिव्या अपनी तेज चालों और बेहतरीन खेल के लिए जानी जाती हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।